नमस्कार साथियों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज डीडवाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पॉलिटिकल साइंस की एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे बात करेंगे। और कंसेप्ट में प्राय ये देखने को आया है कि पॉलिटिकल साइंस का चाहे शिक्षक हो या छात्र हो, सभी इन कंसेप्ट या इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और कई बार भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। तो आज के इस वीडियो में अपन पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पावर या शक्ति, और उस शक्ति क्या होती है और साथ ही इसकी जो शब्दावली, जैसा कि शक्ति वितरण, शक्ति विभाजन तथा शक्ति पृथक्करण, ये जो शब्द प्राय सभी काम में लेते हैं, लेकिन इनके वास्तविक अर्थ क्या होता है, इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में शक्ति वितरण, शक्ति विभाजन तथा शक्ति पृथक्करण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। शक्ति वितरण से पहले दोस्तों अपन देखेंगे कि पावर या शक्ति होता क्या है। पॉलिटिकल साइंस में जहां तक हम जिस पावर की बात करते हैं, वो प्राय सैन्य न होकर एक प्रभाव के रूप में जो शक्ति होती है उसको हम चरितार्थ करते हैं। तो शक्ति या पावर वह क्षमता है जिसके बल पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार को नियंत्रित करता है एवं उससे वह कार्य करवा लेता है जो अन्यथा वो नहीं करता। तो इसका मतलब है कि शक्ति दूसरे को प्रभावित, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाने की क्षमता है। तो ऐसी स्थिति में जो शक्ति है उसके वितरण की यहाँ जो बात की जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात उन सरकारों में आती है। और वो सरकारें कैसी होती है? आधुनिक युग में लोकतांत्रिक सरकारें। पहले अपन ने देखा था राजतंत्र हुआ करता था, फिर अधिनायक तंत्र था, और साथ ही आपका तानाशाही जो शासन व्यवस्थाएं आज भी है, उनमें शक्तियों का वितरण नहीं होता है, अपितु एक ही जगह, चाहे वो राजा हो या किसी सैन्य दल का प्रमुख हो, उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण या संकेंद्रण होता है, वहां पर वितरण की बात नहीं आती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश, जहां पर कि नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राय सरकारों का गठन किया जाता है, और जो सरकार होती है, चूंकि राज्य एक अमूर्त संगठन है, उसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य सरकार करती है। सरकार लोकतंत्र में जन सहमति या स्वीकृति के सिद्धांत पर आधारित होती है, और इसी कारण से सरकार को हम वह साधन कह सकते हैं जो राज्य की इच्छा को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य करता है। तो अब सरकार के क्या होते हैं कि विविध अंग होते हैं। नंबर एक होता है विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। तो क्या करते हैं कि सरकार शासन की यदि समस्त शक्तियां एक ही जगह संकेंद्रित कर दी जाएगी, यानी वही कानून बनाएगा, वही उसे लागू करेगा और वही न्याय करेगा, तो वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रह सकती। अतः लोकतांत्रिक शासन ये मांग करता है कि शक्ति या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किया जाना चाहिए। और वितरण क्या किया जाना चाहिए? जैसे विधायिका या व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका है वो कानून बनाएगी, कानून की शक्ति उसको दे दी जाए। फिर उसके बाद में कार्यपालिका वो कानून को लागू करेगी, देश में शासन का संचालन करेगी, और न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के लिए ये मूल आधार या उसका जरूरी उसकी बात है कि उसमें सरकार की शक्तियों को उसके विविध अंगों के अंदर वितरित कर दी जाए। तो इसी को हम शक्ति वितरण के नाम से पुकारते हैं कि 3 प्रकार के जो सरकार के अंग हैं, उन अंगों के अंदर शक्तियों का वितरण अलग अलग जगह केंद्रित कर दिया जाए। और जब वितरण कर दिया जाएगा तो यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता भी संभव है, और लोकतांत्रिक शासन जिसमें कि शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है, वो भी संभव हो सकेगी।
और इसी को हम शक्ति वितरण के नाम से पुकारते हैं। शक्ति वितरण के बाद में अपन देखेंगे शक्ति विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर। शक्ति विभाजन से मतलब ये होगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपन ने देखा कि शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है, और उसके बाद में जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सरकारों के विविध प्रकार होते हैं, और अपन ने देखा भी है कि मुख्यतः राज्य जो होता है उसके पास में समस्त शक्तियाँ होती है, परंतु राज्य उन शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं करता, उसका मूर्त रूप सरकार के द्वारा राज्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों उसकी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में प्रायः संविधान होता है, और संविधान वो आधारभूत या मौलिक विधि होती है जिसके द्वारा शासन के अंगों, उनकी शक्तियों, साथ ही नागरिक अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। तो संविधान के द्वारा जब शासन की या सरकार की जो शक्ति है या जो पावर है, उस पावर को विविध प्रकार की सरकारों में विभाजित कर दिया जाता है, उसको कहते हैं हम शक्ति विभाजन। जैसे डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है संविधान द्वारा भारत में जैसे एक संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में जहां पर संघीय शासन की व्यवस्था है, वहां संविधान द्वारा शासन की जो शक्ति यानी पावर जो है उसको मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों में विभाजित करते हैं, एक संघ या केंद्र की सरकार और सेकेंड विविध राज्यों की सरकारें। वो दोनों ही प्रकार की सरकारें जिनके पास में शक्ति विभाजित होती है, संविधान से या राज्य की मूलभूत विधि से वो शक्तियां प्राप्त करते हैं, और उन दोनों की सहमति से ही उन शक्तियों में बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार से जहां शक्ति वितरण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल आधार होगा, वहीं शक्ति विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर जो संघीय शासन का महत्वपूर्ण गुण या उसका आधारभूत लक्षण होगा, और इसी आधार पर हम संघीय व्यवस्था को संघात्मक शासन के नाम से पुकारते हैं। कहने का मतलब है संघीय शासन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है शक्तियों का विभाजन। जैसे भारतीय संविधान की आपने देखा शेड्यूल 7, जिसके अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की शक्तियों को विभाजित किया है, एक संघ सूची, फिर राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची, और उसके बाद में अवशिष्ट सूचियां हैं जो संघ सरकार को दी गई है। तो इसका मतलब 7वीं अनुसूची की जो 3 सूचियां जिसमें संघ सूची पर संघीय सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में जो विषय है उन पर राज्य की सरकारें कानून बनाएगी, समवर्ती सूची इसका मतलब संघ और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, और शक्ति विभाजन के बाद में जो विषय बच गए थे उन विषयों को जो अवशिष्ट विषय कहते हैं, भारत में केंद्र की सरकार को और अधिकांश संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में उसे राज्यों की सरकारों को दिया गया है। तो इस प्रकार से संघीय शासन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, और वो लक्षण है शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। तो इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर के बाद में तीसरी जो महत्वपूर्ण अवधारणा जो शक्ति या पावर को लेकर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण देखिए आप 18वीं सदी के अंदर एक फ्रांसीसी दार्शनिक या विचारक हुआ था जिसका नाम था मोंटेस्क्यू, और मोंटेस्क्यू ने अपने जीवन में इंग्लैंड की यात्रा की, वहाँ नागरिक स्वतंत्रता को देखा, और 1748 में उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर उसने शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मोंटेस्क्यू का यह कहना था कि व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार की जो शक्ति है वो एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए। उसका मानना था विधायक का कानून बनाए वही उसे लागू करे, यानी 2 अंग मिल गए तब भी नागरिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल गए तो भी नागरिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अतः नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसने ये कहा कि शासन की शक्तियां
एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न होकर सरकार के तीनों अंगों अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर क्या कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए। प्रत्येक अंग अपना अपना काम करे, जैसे विधायिका कानून बनाए, कार्यपालिका उसे लागू करे और न्यायपालिका कानूनों के अनुसार न्याय करे। जब इस तरह शक्तियों का पृथक्करण होगा, सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा, तो व्यक्ति स्वतंत्रता ऐसे राज्य में प्रबल रूप से संभव होगी। यहाँ मोंटेस्क्यू के सिद्धांत में एक कमी थी कि वो ये भी कहता है कि तीनों ही अंग अपना अपना कार्य करेंगे और एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है या जो बात थी, ये पूर्ण रूप से संभव नहीं है। शासन में एक मानवीय शरीर की भांति एक आंगिक एकता पाई जाती है और व्यवहार के अंदर हम यदि देखें और तीनों अंग एक एक कार्य करें और दूसरा अंग जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करने से मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में शासन में एक प्रकार का गतिरोध पैदा हो जाएगा, जिसकी चिंतन मोंटेस्क्यू ने नहीं किया था। उसने पूर्ण रूप से विभाजन की बात कही थी, जो संभव नहीं है। इसीलिए अमेरिका और आदि उसके देश दक्षिण अमेरिका के, जिन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ही वो पहला देश था जिसने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया और उसकी जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और वो इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, इन सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पर आधारित है। लेकिन वहां पर पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण को नहीं अपना करके इसके स्थान पर अवरोध एवं संतुलन, उनका मानना था कि प्रत्येक अंग के पास में जो शक्ति दी गई है उस पर दूसरा अंग अवरोध लगाए, जिससे कि शासन में एक प्रकार का संतुलन बना रहे और शासन बिना किसी गतिरोध के चलता रहे। जैसे विधायिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका को या राष्ट्रपति को भी उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जाए, न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया जाए। उसी प्रकार से कार्यपालिका जो आपका कानून लागू करती है, तो कार्यपालिका को जब भी कानून लागू करती है तो इसकी भी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया जाए, न्यायपालिका में इनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाए। तो इस प्रकार से एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास किया, हटाने का जहां अधिकार विधायिका को दिया गया वहीं कार्यपालिका को इनकी नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो इस संदर्भ में हम देखें तो इसका व्यवहारिक रूप अपनाया गया और वो व्यवहारिक रूप था अवरोध एवं संतुलन अर्थात चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी, जो आज भी अमेरिका के अंदर अपनाई गई है। तो यही चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी के आधार पर शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को अमेरिका के अंदर अपनाया गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।